हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेसन इन क्लास में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले आपके क्लास 10th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो आप लोग को पता होगा किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। किसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र? कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग को जरूर याद होगा किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यहाँ पे आपको बताना है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग को जरूर याद होगा किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो इनमें से बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। किसे कहा जाता है? बिहार को। शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है? ऑप्शन है SEBI, SIDBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है? SEBI। क्या हो जाएगा? SEBI। याद रखिएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आप लोग को जरूर याद होगा किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये है बिहार की। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार की। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ पे ये बताना है कि भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन है जनवरी 1950, जनवरी 1951, जनवरी 2015, जनवरी 2016। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? जनवरी 2015 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? याद होगा आप लोगों को कौन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र? ऑप्शन है भारत, हंगरी, चीन, अमेरिका। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? भारत है। योजना आयोग की सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग को जरूर याद होगा। ऑप्शन है 7, उसके बाद है 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। योजना आयोग की सदस्य की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या हो जाएगा? कृषि है। क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जापान। किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका की। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखिएगा किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका की। इसमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसमें से
कौन योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग को जरूर पता होगा, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे ये आपको बताना है, तो आप लोग को जरूर याद होगा भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो है मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है जापान, रूस, भारत और अमेरिका। तो किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है बच्चों? तो रूस में है। किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपका सही जवाब होगा? सभी वर्ग से। क्या होगा? सभी वर्ग से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो ये ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेड्रिस ने, प्रो लिविक्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। किसने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। किस देश को किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था अभी, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसे? कृषि क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो ऑप्शन है 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014 या फिर 2007 से 2012। क्या होगा आपका सही जवाब? तो 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। कब से कब तक? 2007 से 2012। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। अब प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी संसाधनों से। तो आपको ये इसमें से क्या सही जवाब होगा? एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? इनमें से सभी संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधन से भी, भौतिक संसाधन से भी और मानवीय संसाधनों से भी, यानी इनमें सभी संसाधनों से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है, तो आप लोग को जरूर याद होगा कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ऑप्शन है 1951, 1952, 1954, 1956। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन में साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? कार्यकाल कब से कब तक था? तो ऑप्शन है 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1952 से 1957 या 1954 से 1959। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1951 से 1956। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है ये बताना है आपको। क्या उद्देश्य होता है आर्थिक क्रियाओं का? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपका जवाब होगा? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। क्या होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य? जीविकोपार्जन।
पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, इनमें से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें आपका ऑप्शन है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो आपका क्या जवाब होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस देश की विकास का स्तर किस पे निर्धारित किया जाता है, ये बताना है आपको। यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति और उसके बाद है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये बताना है सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय पर, उसके बाद साक्षरता दर पर, उसके बाद स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी की आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो ऑप्शन है कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो कृषि। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण, इसमें ऑप्शन है क्या? निजी लाभ, उसके बाद है मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं का क्या गुण है? तो वे है सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए विकास पद पर प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका जवाब? आर्थिक विकास। क्या होगा? आर्थिक विकास, याद रखिएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का ये सभी कारण है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार मतलब निर्भर रहना, उसके बाद है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी है आर्थिक पिछड़ेपन का कारण। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक क्या है? ऑप्शन है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक कौन है? प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा आपका? प्रति व्यक्ति आय। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।